हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द कैरियर जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं जो कि आने वाली सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे ग्रुप डी के लिए ही इम्पोर्टेंट है, ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी भी जानते होंगे कि साइंस का जो सिलेबस होता है लगभग सभी एग्जामों में सेम ही होता है। और हम इस सीरीज़ में 20 प्रश्नों को करते हैं और ये सीरीज़ डेली रात 8 बजे आती है। ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और एक और नोटिस है, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, साथ में YT लिख दीजिएगा। YT का मतलब होता है यूट्यूब, यानी इससे ये पता चलेगा कि आप यूट्यूब से आए हैं। और आप हमसे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। पेज का नाम है करेंट अफेयर्स जोन, जहां 2,25,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। और आप हमसे टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं इस लिंक की सहायता से। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपसे एक अनुरोध है कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। दो या दो से अधिक समान पदार्थ के एक समजातीय मिश्रण को कहा जाता है। डैश कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे डैश नहीं होगा, यहाँ डैश होगा, ठीक है। कहा जाता है, ठीक है। तो एक सजातीय मिश्रण को मतलब एक जैसा, ठीक है, एक जैसा। अब देखिए कि समझिएगा कि जो कोलाइड होता है, कोलाइड का एग्जाम्पल आप जानते हैं कि दूध होता है। और दूध किससे किससे बना होता है? दूध में प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, जल भी होता है। तो ये सब तो एक जैसा तो नहीं है, ये प्रोटीन अलग है, फैट अलग है, जल अलग है, लेकिन हमें बोला गया एक सजातीय मिश्रण, ठीक है। अब देखिए विखंडन यानी यूरेनियम को एग्जाम्पल लेते हैं कि यूरेनियम जब विखंडन होता है तो किसमें टूटता है? बेरियम में और क्रिप्टन में, ठीक है। निलंबन जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गंदा पानी या नाला का पानी बोल सकते हैं, सॉरी नीला हो गया, नाला का पानी बोल सकते हैं, गंदा पानी। चलिए मिट्टी घुला हुआ पानी, ठीक है, इसको ले लेते हैं कि मिट्टी घुला हुआ पानी, मिट्टी घुला हुआ पानी। उसमें आपको साफ साफ मिट्टी का कण दिखते रहता है, ऐसा नहीं कि पूरा मिल जाता है। अब देखिए विलयन क्या होता है। विलयन में यदि दो तत्व को मिलाया जाए, दो यौगिक को मिलाया जाए, जैसे कि पानी और चीनी को अगर मिला दे या नमक को मिला दे, तो आप उसमें पता कर सकते हैं कि हाँ इसमें चीनी कहाँ पे है, नहीं पता से कर सकते। यानी ये हो गया कि सजातीय मिश्रण पूरा अच्छा से मिल जाएगा, वो क्या बोलते हैं? विलयन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक द्रव जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक और 220 ग्राम पानी में घोला गया है, 220 ग्राम पानी में घोला गया है, ठीक है। द्रव के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता, एक सेकंड ये गलत है, यहाँ पे होगा द्रव के द्रव्यमान के संदर्भ में, एक सेकंड ये देखिए, द्रव के द्रव्यमान के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करें, ठीक है, ये गलत है। अब बोला गया, देखिए एक चीज़ पहले लिख लीजिए कि देखिए द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला पहले लिख लीजिए। चलिए इससे पहले एक और चीज़ लिखिए, पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद ये लिखवा देते हैं। देखिए जब हम अगर शरबत बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? पानी लेते हैं और चीनी लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कि ये पानी और चीनी दोनों मिलकर क्या बनता है? शरबत। तो हम अब इसे साइंस के भाषा में क्या बोलेंगे? ये हो गया विलयन, साइंस की भाषा में बोलेंगे इसे विलयन। पानी को बोलेंगे विलायक, क्या बोलेंगे? विलायक। और चीनी को बोलेंगे विलय, क्या बोलेंगे? चीनी को विलय, ठीक है। ये नॉर्मल भाषा में तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि शरबत किससे किससे बनता है? पानी और चीनी के मिलने से। उसी साइंस की भाषा में बोलेंगे विलयन किससे किससे बनता है? तो विलायक और विलय। अब बोलिएगा विलायक विलय में कंफ्यूज हो जाएगा। तो देखिए कि
जिसका मात्रा ज़्यादा होता है, मान लीजिए शरबत बनाना है तो 1 लीटर पानी में ऐसा तो नहीं होगा कि 2 लीटर चीनी डाल दे, यही होगा कि 1 लीटर पानी में 50 ग्राम 25 ग्राम चीनी डालेंगे। यानी जिसका मात्रा ज़्यादा होगा, जिसका मात्रा ज़्यादा होगा उसे बोलेंगे विलायक, और जिसका मात्रा कम होगा उसे बोलेंगे विलय। और ये दोनों के मिलने से क्या बनता है? विलयन। ठीक है, ये दोनों के मिलने से क्या बनता है? विलयन। जिसका मात्रा ज़्यादा उसे विलायक, और जिसका मात्रा कम उसे विलय, और दोनों के मिलने से क्या बनता है? विलयन। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखते हैं फार्मूला, इसको मिटाते हैं, रफ करते हैं। ये समझ गए, जिसका मात्रा ज़्यादा उसे विलायक, जिसका मात्रा कम उसे विलय। अब देखिए द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है। द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है विलय बटा विलयन इंटू 100। ये होता है द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला। अब बोलिएगा कि इसमें विलय और विलयन कहाँ है, तो देखिए विलय पहले देख लीजिए कहाँ है। विलय हम क्या बताए थे? जिसका मात्रा कम, यानी ये साधारण नमक 49 ग्राम है तो ये विलय हो जाएगा, और ये जो ज़्यादा मात्रा में है पानी, इसे बोलेंगे विलायक। विलायक कितना है? 320 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला, विलय कितना है? 49 ग्राम। विलयन कितना है? तो विलयन तो मुझे पता ही नहीं है, तो हम बताए हैं कि विलयन कैसे निकलता है। तो विलय प्लस विलायक दोनों को अगर मिला देंगे तो हमारा विलयन निकल जाएगा। यानी 320 में 49 जोड़ देंगे 369, ये हमारा विलयन हो गया। तो 369 नीचे आ जाएगा इंटू 100। ठीक है, अब जब 4900 को 369 से भाग देंगे तो लगभग 13.28% आएगा। तो ये देखिए यही हमारा आंसर हो गया, डी नंबर। ठीक है, समझ गए। तो ये फार्मूला याद रखिएगा कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलय बट्टा विलयन इंटू 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कणों को डैश कहा जाता है। अब समतुल्य प्रतिद्रव कण किसको बोलते हैं? इसका मतलब होता है, सिंपल भाषा में समझिए, उल्टा। क्या? उल्टा। ठीक है, मतलब हमसे सीधा पूछा गया है इलेक्ट्रॉन का उल्टा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का, एक सेकंड, हाँ, इलेक्ट्रॉन का उल्टा क्या होता है? पॉजिट्रॉन। क्या होता है? पॉजिट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से डिनोट करते हैं, और तो पॉजिट्रॉन को हम ई प्लस से डिनोट करते हैं। इसका समतुल्य प्रतिद्रव्य कण मतलब होता है उल्टा। सिंपल भाषा में समझिए इसको, उल्टा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो है प्रतिकण हो जाएगा, कौन हो जाएगा? पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन देखिए डी आंसर में, डी ऑप्शन में पॉजिट्रॉन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा परमाणु उप परमाणु कण नहीं है? अब देखिए एक होता है उप परमाणु कण, और एक होता है उप परमाणु कण नहीं होगा। एक होगा उप परमाणु कण होगा, एक होगा उप परमाणु कण नहीं होगा। ठीक है, यही होगा। तो देखिए उप परमाणु कण कौन होगा? पहले उप परमाणु कण नहीं होगा, तो देखिए यह किसी दूसरे के साथ नहीं जुड़ेगा। ठीक है, यह किसी दूसरे के साथ नहीं जुड़ेगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो जानते हो कि इनर्ट गैस जिसको निष्क्रिय गैस बोला जाता है, ये किसी के साथ जुड़ता है? निष्क्रिय गैस का एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब जो होता है किसी के साथ मिलता तो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा? यह किसी दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो जो उप परमाणु कण नहीं होगा वो किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, जो उप परमाणु कण होगा वो जुड़ जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो निष्क्रिय गैस को छोड़कर, ऐसे नहीं होगा,
निष्क्रिय गैस को छोड़कर सभी, ठीक है, छोड़कर सभी, तो इसमें सभी आ जाएगा। तो देखिए निष्क्रिय गैस क्या क्या होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन, ये सब होता है। तो हमसे पूछा गया परमाणु का उप परमाणु कण, परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, तो नहीं कौन है, ये इनर्ट गैस। इसमें से देखिए कोई इनर्ट गैस दिया है एग्जाम ऑप्शन में, हाँ जीनॉन दिया है जिसका एक्सी होता है सिंबल, ठीक है, तो यहाँ पे जीनॉन आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था, परमाणु का नाभिकीय मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। ये देखिए ये तो क्वेश्चन जो है ईजी है, इसका आंसर सभी लगा देंगे, लेकिन हम ये इसलिए लिखाए हैं क्योंकि इसमें 2-4 पॉइंट लिखवाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो लिख लीजिए कि ये लिखिए कि परमाणु शब्द का परिचय, परमाणु शब्द का परिचय किसने दिया था, डेमोक्रिटस ने, ठीक है। चलिए दूसरा चीज लिखिएगा, परमाणु का खोज किसने किया था, तो इसका खोज जो किया था रदरफोर्ड जी ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं कि परमाणु का सिद्धांत पहली बार किसने दिया था, पहली बार किसने दिया, तो पहली बार जो दिया था वो डाल्टन जी ने दिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि परमाणु का नाभिक का खोज किसने किया था, तो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, रदरफोर्ड ने, ठीक है। इतना समझ गए, ये 4 पॉइंट याद कर लीजिएगा। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसने खोजा था, तो नाभिक मॉडल किसने खोजा था, रदरफोर्ड ने, ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल है। तो देखिए सेल कितने हैं वो निकालने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, लिखना कैसे होता है। तो 13 किसका परमाणु संख्या होता है, ये तो जानते ही होंगे कि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहला कक्षा में, एक सेकंड एक चीज़ और लिख लीजिए, देखिए एक होता है कक्षा क्या क्या होता है, KLMN, ठीक है। एक होता है N 1 2 3, मतलब K के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए कैपिटल N होगा, N के लिए 4, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 2n स्क्वायर, ठीक है। अब इस फार्मूला से हम बैठाते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 2 दिए, n के जगह पे 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 × 1 बराबर 2, दूसरा में 2 × 2 के पावर 2 बराबर 2 × एक सेकेंड 2 × 4 बराबर 8, तीसरा में होगा 2 × 3 का पावर 2 मतलब 2 × 9 बराबर 18, चौथा में होगा 2 × 4 का पावर 2 बराबर 2 × 16 बराबर 32, ठीक है। इतना समझ गए, मतलब पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दूसरा में 8 हो सकता है, तीसरा में 18 हो सकता है और चौथा में 32 हो सकता है। अब देखते हैं कि एल्युमिनियम में तो 13 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला सेल में तो मैक्सिमम 2 ही दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा में हम 8 दे सकते हैं। अभी तक कितना इलेक्ट्रॉन भर चुका है, 10, 2 8 10, बच गया कितना, 3। तो हम तीसरा में 18 दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन 3 ही है, तो हम 3 ही लिखेंगे। तो कितना सेल हो गया, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, तो 3 सेल हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जितना सेल होता है इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि ये तत्व किस आवर्त का है, ठीक है, आवर्त का है, ये तत्व किस आवर्त का है। तो 3 सेल है, तो इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि एल्युमिनियम जो होता है वह आवर्त 3 का तत्व है, ठीक है, आवर्त 3 का तत्व है।
समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पहले आवर्त में दो तत्वों में डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए पहला आवर्त का दो तत्व कौन कौन सा होता है, एक होता है हाइड्रोजन जिसका परमाणु संख्या 1, एक होता है हीलियम जिसका परमाणु संख्या 2। तो हम अभी बताए हैं, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन होगा, अभी बताए हैं कि पहला सेल में एक सेकेंड, पहला सेल में ये मान लीजिए ये हाइड्रोजन का हो गया न्यूक्लियस हाइड्रोजन का, और ये हो गया हीलियम का। तो अभी बताएं कि पहला सेल में पहला सेल में हम इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना दे सकते हैं। अभी बताएं कि पहला सेल में हम इलेक्ट्रॉन तो 2n² पहला सेल के लिए 1n का मान 2 × 1 = 2। तो पहला सेल में इलेक्ट्रॉन कितना दे सकते हैं 2। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसी में दे देंगे। हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो एक यहाँ दे देंगे और एक यहाँ दे देंगे। तो ठीक है, तो अब यही पूछा गया है कि पहले आवर्त में दोनों तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें होते हैं। तो पहला सेल को बोला जाता है के, पहला ही सेल को ना के बोला जाता है। देखिए इसमें भी पहला ही सेल में है और इसमें भी पहला ही सेल में है। तो पहला आवर्त का दोनों तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन किस सेल में है के सेल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा कौन है। अब आकार में सबसे छोटा कौन है, तो देखिए हम आज ही पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड्स का क्लास आज 4 बजे शाम में लिए थे। आप लोग जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ती है, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ती है, उसकी कोषों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ती है, विद्युत बंधुता पर क्या प्रभाव, ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा वो वीडियो देखने के बाद। हम इस वीडियो के नीचे उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग जाके उसे देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है उसी से उठाया गया है, मतलब उसी वो अगर वीडियो देख लीजिएगा तो ये प्रश्न बनाने में आपको थोड़ा भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए एक बार हम फिर यहाँ भी बता देते हैं कि क्या होता है। तो देखिए कि सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12 और एल्युमिनियम का होता है 13। ठीक है, तो देखिए यहाँ बोला गया है +1, एक प्लस है, यहाँ पे 2 प्लस है और यहाँ पे 3 प्लस है। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस अगर किसी तत्व प्लस होता है इसका मतलब हो गया जितना प्लस होगा उतना इलेक्ट्रॉन का हाथ से होगा। मतलब अब इस सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन के जगह पे 10 ही इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इसका हाथ से हो गया, मतलब इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन बचा। एल्युमिनियम में भी 13 था, 3 हाथ से हो गया तो 10 बचा। ठीक है, अब बोलिएगा कि तीनों में जब 10 बचा तो तीनों का बराबर होना चाहिए, लेकिन नहीं। हम ये भी सुबह में एग्जाम्पल दिए थे कि 4 लड़का मिल के इस पत्थर को टानेगा कितना, और 11 लड़का इसे बनाए थे जो पत्थर को टानेगा। तो दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन टान सकता है अपनी तरफ, ये 11 लड़का वाला। ये एग्जाम्पल दिए थे, वो वीडियो जाके देखिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल ये दिए थे। तो देखिए कि अब देखिए एक चीज़ और सुनिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 10 हो चुकी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रोटॉन की संख्या में कोई कमी आएगी, नहीं। इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव चार्ज लगता है तो उसमें से सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही जाता है, प्रोटॉन में कोई कमी नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 11, यहाँ 12 और यहाँ पे 13 एज इट इज रह जाएगी। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी। अब बोले हैं कि प्रोटॉन की संख्या 13 है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 13 है तो इस प्रोटॉन में प्लस चार्ज होती है और इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होती है। तो प्रोटॉन, ये जो 13 प्रोटॉन है ये 10 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो अट्रैक्ट करेगी तो एल्युमिनियम, ये नाभिक है, मान लीजिए ये पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करी, तो ज़्यादा अट्रैक्ट करी तो इसकी परमाणु त्रिज्या घट जाएगी, थोड़ा सा इसकी परमाणु त्रिज्या घट जाएगी। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, एल्युमिनियम का परमाणु। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वो वीडियो जाके, इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड्स का 4 बजे आज ही मैंने डाला है। वो इतना अच्छा से समझाया, मुझे नहीं लगता कि उस वीडियो को देखने के बाद आपको पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, वो उस वीडियो का जो लिंक होगा मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस मतलब जो लेगा और
इनपुट डिवाइस नहीं है मतलब क्या, आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है। जो प्रोसेसर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। ये तीनों जो होता है वो इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इनपुट डिवाइस है, समझ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डीवीडी उदाहरण है एक, डीवीडी किसका उदाहरण है, तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, ठीक है, समझ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये सब याद करने का चीज़ है, याद कर लीजिएगा। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। अब प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करता है। अब देखिए, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो बच्चा को पोषण कैसे मिलता है, बच्चा तो खुद से खाना खाता नहीं है, उसे माँ के द्वारा ही मिलता है। लेकिन कैसे मिलता है, जब बच्चा भ्रूण में रहता है तो उसके नाभि से एक नली जुड़ा रहता है माँ के प्लेसेंटा से, ठीक है, मतलब इस नाभि का ही नाम है प्लेसेंटा, तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। आप हिंदी नाम याद मत रखिएगा, एग्जाम में जब भी आता है तो प्लेसेंटा को ही हिंदी में ऐसे लिख देता है, एक सेकेंड, प्लेसेंटा को ऐसे लिख देता है प्लेसेंटा। हिंदी नाम बहुत कम ही आता है, प्लेसेंटा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, प्लेसेंटा से ही माँ के भ्रूण में बच्चों को पोषण प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि में खुलता है। अब गर्भाशय जो है किसके माध्यम से योनि में खुलता है, तो गर्भाशय जो है, गर्भाशय याचा नहीं, ग्रीवा होगा ये, ठीक है, ग्रीवा, जिसको इंग्लिश में सर्विक्स बोला जाता है, ठीक है। तो गर्भाशय भी न, गर्भाशय जो है वो गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स के माध्यम से योनि में खुलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समुद्री जल में व्यक्ति की गति, सॉरी व्यक्ति नहीं, यहाँ ध्वनि होगी, ध्वनि की गति डैश होती है। तो देखिए समुद्री जल में ध्वनि की गति क्या होती है। चलिए कुछ पहले लिखवा देते हैं कि किसमें ध्वनि की गति कितना होती है, वो सब लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, हमेशा यही सब डाटा पूछा जाता है, इससे अलग हट के कुछ पूछा नहीं जाता है। तो 5-7 डाटा है उसे लिख लीजिए। चलिए लिखते हैं कि पहला लिखिए कि आसूत जल या जल में ध्वनि की गति, आसूत जल या जल में ध्वनि की गति कितना हो जाएगा, 1498 मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट भी याद रखिएगा कि क्या लिख रहे हैं, मीटर पर सेकेंड। दूसरा लिखिए समुद्री जल में ध्वनि की गति 1531 मीटर पर सेकेंड। ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब, हमेशा यही सब डाटा पूछा जाता है, अलग नहीं। हवा में ध्वनि की गति, हवा में ध्वनि की गति कितना होता है, ये तो याद ही होगा, 332 मीटर पर सेकेंड, कभी कभी 331 भी लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए कि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति कितना होता है, 316 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए स्टील में ध्वनि की गति, कितना होता है, एक सेकेंड, 5960 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, एक सेकेंड,